तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग तमाम। आज का हमारा टॉपिक पीरियडिक ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को हम एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का आर्टिकल नंबर 1.3 का सब टॉपिक है। तो इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने जस्ट जो हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने मेंशन की थी, उनमें से एक आयनाइजेशन एनर्जी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक के अंदर। व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron which is present in outermost or valence shell of an isolated gaseous atom, which is definition is presented here. यहाँ से definitions को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर होती है। कब? जब इलेक्ट्रॉन ख़ारिज करवाया जाता है, कहाँ से, किधर से? आज़ाद गैसी हालत में पड़े हुए एटम के वैलेंस शेल से या आउटर मोस्ट शेल से। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम की सूरत में। देखो यहाँ पे सेंटर में ये न्यूक्लियस है और ये वाला पहला एनर्जी लेवल है, इसको हम दूसरा एनर्जी लेवल बोलते हैं, और ये हमारे पास इसके केस में तीसरा एनर्जी लेवल है। अब देखो पहले एनर्जी लेवल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और सोडियम के केस में इसका एटॉमिक नंबर चूँकि 11 है तो इसकी वैलेंस शेल जो होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, वो ये होगा और उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो ये जो न्यूट्रल एटम है इसको हम इस सूरत में पड़े हुए, या न्यूट्रल एटम को हम कह सकते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अब ये अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की, ये जो न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉनिक पावर है, इसके ये इलेक्ट्रॉन फुल इसकी कमांड में होते हैं, फुल अप्रोच में होते हैं, न्यूक्लियस की अप्रोच में होते हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इतना इजीली डोनेटेबल नहीं होते। यानी इन इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती ही है। तो इसके केस में 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है। किलो जॉल पर मोल इज़ द यूनिट टू रिप्रेजेंट दिस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ गई। अब इससे आगे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है, ये वाला फर्स्ट ईयर के अंदर भी रिपीट हो चुका है कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल है। देखो हमारे पास इसके केस में एग्जांपल आती है हमारे जहन में मैग्नीशियम की, जो कि बुक के अंदर भी मौजूद है। मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम की सिचुएशन में हम इसकी वही वाली रिप्रेजेंटेशन लगा लेते हैं, इसकी जो आम तौर पे लगाई जाती है। ये वाला हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेंटर में इसका ज़ाहिर किया जाता है इसके लिए हमारे पास न्यूक्लियस, और ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, और दिस इज़ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लेवल। अब देखो हमारे पास जो मैग्नीशियम का है एटॉमिक नंबर, वो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। इसका मतलब है 12 इलेक्ट्रॉन इसके इन एनर्जी लेवल्स के अंदर मौजूद हैं। पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे के अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। अब 10 हो गए, अब 2 बकाया, तो वो यहाँ पे वेट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे Mg पॉजिटिव जब Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा या Mg पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए जो एनर्जी होगी उसको I2 यानी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी वह 1496 होगी, 1496 किलो जॉल पर मोल। अब यहाँ से हमें समझ ये आई कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव और ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स of effective nuclear charge or nucleus on the rest of electron which are present in outermost shell of energy से ज़्यादा क्यों होती है।
अब हमने इसके पीरियडिक ट्रेंड और इसकी वेरिएशंस को ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज स्टडी करना है। हमारे सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ, और विच इज़ हेयर एक्चुअली इन रिलेटेड टू सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। इससे पहले यहाँ तक जो हमने अभी तक डिस्क्राइब किया है वो तो थोड़ा बहुत पहली क्लास के अंदर मीन फर्स्ट ईयर के अंदर इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब इससे आगे हमारी एक्चुअल जो है वो स्टडी है कि वेरिएशन विद इन ग्रुप के अंदर इसका क्या चेंज है, क्या इफ़ेक्ट है। देखो हमारे पास ग्रुप जो है ना वो कितने ग्रुप हैं, हम आम तौर पे यहाँ पे जो देखेंगे ना वो हम ग्रुप जो है वो लेंगे फर्स्ट ग्रुप विच इज़ अल्कली मेटल ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास उसमें हमारे पास जो है ना आम तौर पे सोडियम और इस तरीके से पहले वाला लिथियम लिया जाता है, फिर सोडियम, फिर उसके बाद पोटाशियम, फिर इस तरीके से रुबिडियम और इस तरीके से सीजियम वगैरह लिए जाते हैं। तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ना ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला यहाँ पे है लिथियम है, इस तरीके से सोडियम है, इस तरीके से पोटासियम है, रुबिडियम है और फिर उसके बाद सीजियम है। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो इन एलिमेंट्स की जो है वो मकाम को ज़ाहिर कर रहे हैं। देखो हमारे पास पहले वाला जो है ना वो है टॉप पे मीन अगर देखें तो ये वाला हमारे पास अगर ऐसे ये ग्रुप है ना तो ये शुरू वाले लिथियम है, उसके बाद है सोडियम है, नेक्स्ट नीचे पोटाशियम है, फिर नीचे रुबिडियम है, फिर नीचे सीजियम है। अब देखो जैसे जैसे हमारे पास टॉप टू बॉटम हमने स्टडी पिछले प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी देखा था कि टॉप टू बॉटम जो है वो साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ करता है। ठीक है, साइज़ ऑफ एटम के इंक्रीज़ होने से मतलब हम कह सकते हैं कि दरमियान में जो शेल्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। पहले के अंदर अगर फ़र्ज़ किया 2 शेल्स हैं तो दूसरे के अंदर 3 शेल्स होंगे, और इस तरीके से थर्ड अगर पीरियड वाइज देखें तो थर्ड पीरियड के अंदर 4 शेल इन्वॉल्व हो चुके होंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते जाते हैं, साइज़ बढ़ता जाता है, और इसी के रेफरेंस से हम कह सकते हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट वो बढ़ता जा रहा होता है। व्हाट इज़ शील्डिंग इफ़ेक्ट? शील्डिंग इफ़ेक्ट इज़ द रिपल्शन between outermost shell and electron which are present just outside the nucleus। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर वाली साइड पे मौजूद इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपल्शन से क्रिएट होती है उसको बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ शेल शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, और साथ ही यानी और दूसरी बात है कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता जाता है, यानी दरमियान में फासला बढ़ता जाता है जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। अब देखो जैसे जैसे फासला बढ़ता जाता है, मेरा हाथ की पावर यहाँ तक है, इससे आगे अगर कोई चीज़ है तो वो मेरी अप्रोच से बाहर है, वो मेरी जो है ना मतलब जहाँ तक मेरी अप्रोच है वो उससे बाहर है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर एक एटम का साइज़ बढ़ता जाता है तो जो आउटरमोस्ट शेल के अंदर पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पावर से थोड़ा बाहर की जानिब, और इसलिए जो है वो हम कह सकते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने की लीसन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इसी तरीके से ये वाला जो ग्राफ है ये यही ज़ाहिर कर रहा है टॉप टू बॉटम। अगर इसको बढ़ा के देखें तो यहाँ पे लिथियम के लिए हमारे पास 500 से कुछ अबव जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है, चूँकि साइज़ छोटा है, स्मॉल साइज़ रखता है लिथियम, और इसके जो है वो साइज़ के स्मॉलर होने की बेस पे उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। अब देखो सोडियम के केस में 1 यूनिट यानी कह सकते हैं कि हम एक शेल का इजाफा हो चुका है। ये हमारे पास एक पीरियड है, इसके अंदर 2 शेल्स इन्वॉल्व हैं, तो ये अगर हम देखें थर्ड पीरियड तो इसके अंदर 3 शेल्स इन्वॉल्व हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका साइज़, तो इसको अगर इसके एनर्जी लेवल को बढ़ा के देखें तो ये 500 से नीचे आ चुकी है एनर्जी इसके लिए। इसको यूनी पॉजिटिव या इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाने के लिए हमारे पास जो है ना, यानी इसका अगर 550 के राउंड अबाउट अगर है ना
लिथियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी, तो सोडियम के लिए 500 से नीचे होगी। इस तरीके से जो हमारे पास पोटाशियम है उसके लिए जो है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन वो तकरीबन 400 के राउंड अबाउट आ चुकी होगी, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ चुकी है। इस तरीके से रुबिडियम है और सीजियम है। सीजियम बोला जाता है कि सीजियम मेटल इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग ऑल द मेटल्स। ठीक है, तो सीजियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल इसी बेस पे है कि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा अपने ग्रुप के अंदर बिल्कुल एंड पे खड़ा है ये सीजियम एटम मेटल। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाने के लिए वेरी लिसन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन देने के लिए राज़ी खड़ा होता है। अब इसकी वजह क्या है? डिक्रीज़ इन आयोनाइजेशन एनर्जी विद इन ग्रुप इज़ ड्यू टू, क्या है भला? ड्यू टू इंक्रीज साइज़ ऑफ एटम। हम कह सकते हैं इंक्रीज साइज़ ऑफ एटम, जो ग्रुप के अंदर हमारे पास साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज साइज़ ऑफ एटम की बेस पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है दूसरे वाला वो कह सकते हैं कि जो लेस इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जा सकता है, यानी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कम होना एक दूसरी वजह है कि यहाँ से क्या बोलेंगे कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ अमाउंट ऑफ इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाएगा यहाँ से, न्यूक्लियर चार्ज। अब नेक्स्ट वाला हमारे पास जो है ना इंक्रीज शील्डिंग इफ़ेक्ट के बढ़ जाने का, वो थर्ड वाला है ऑप्शन कि इंक्रीज्ड शील्डिंग इफ़ेक्ट तीसरी वजह है, शील्डिंग इफ़ेक्ट का बढ़ना तीसरी वजह है कि ये क्यों कम होती है आयनाइजेशन एनर्जी वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। अब सेकंड जो है वेरिएशन अक्रॉस पीरियड की बात है। पीरियड के अंदर इसका क्या चेंज है? हमारे पास यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है। पीरियड देखो, पहले वाला पीरियड जो है उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम इन्वॉल्व हैं। दूसरे वाला जो पीरियड है हमारे पास उसके अंदर लिथियम, बेरिलियम और इस तरीके से बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन शामिल हैं। तो हमारे पास ये वाली जो फर्स्ट लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास पहले पीरियड के रिलेटेड ग्राफ है। देखो यहाँ पे हमारे पास जब हम बात करते हैं ना फर्स्ट पीरियड की, तो उसके अंदर हम लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, यानी उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाते हुए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी ना, वो तकरीबन 14 और 1450 100 के राउंड अबाउट होगी। तो अब देखो, अगर इससे आगे चलते हैं, हम पीरियड के एंड पे जाते हैं, तो हमारे पास उस पीरियड के एंड में मौजूद है हीलियम नोबल गैस है। अपना ये डुप्लेट रोल के अकॉर्डेंस कंप्लीट सेटिस्फाई होता है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, क्योंकि वजह यह है कि ये इनर्ट है और इसके अंदर टेंडेंसी नहीं पाई जा रही टू रिलीज़ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। और इसके लिए हमारे पास ये वाला देखो, ये हमारे पास एनर्जी ग्राफ है, आयोनाइजेशन एनर्जी ग्राफ, और ये जो है लाइन है हमारे पास एटॉमिक नंबर के लिए, एटॉमिक नंबर्स के लिए। देखो हमारे पास ये वाला मैंने करीब तर बनाया, 1 एटॉमिक नंबर रखता है ये वाला हाइड्रोजन, और इसके बाद 2 एटॉमिक नंबर है हमारे पास हीलियम के लिए। ये दिस पॉइंट रिप्रेजेंट हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, एंड वाइल दिस रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ हीलियम। तो ये इसको आगे अगर ऊपर बढ़ा के देखें तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसके अकॉर्डेंस है, और इस तरीके से इसको नीचे बढ़ा के ले आएँ तो ये वाला हाइड्रोजन के, ये चूँकि एटॉमिक नंबर लाइन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास यानी हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। नेक्स्ट वन इज़ ग्राफ रिलेटेड टू सेकेंड पीरियड। अब देखो बुक वालों ने इस फर्स्ट पीरियड को सेकंड पीरियड की ग्राफ के साथ मिलाया हुआ है। मैंने इसको सेपरेट शो किया था। देखो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ये नीचे की जाने आता है, इसको ऐसे इसके साथ मिलाया हुआ है उन्होंने।
तो अब देखो हमारे पास सेकंड पीरियड जो है ना वो स्टार्ट ही एटॉमिक नंबर 3 से होता है लिथियम के केस में। तो ये वाली पोजीशन है लिथियम के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे वाला है बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4। इसके बाद ये है बोरान जिसका एटॉमिक नंबर है 5। ये बेरिलियम BE, बोरान 5। इस तरीके से आगे कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, और इस तरीके से यहाँ पे क्या है भला, नियॉन है। अब देखो जो सेकेंड पीरियड है उसके लिए हमारे पास लिथियम के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन है वो तकरीबन जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया था कि 500 से अबव है, इधर भी 500 से कुछ अबव यहाँ पे शो की गई है। उसके बाद बेरिलियम जो है अब देखो वाइल मूविंग फ्राम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड atomic size gradually decreases due to increased number of protonic और पॉजिटिव चार्ज एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम शेल्स के अंदर फिल होते जा रहे होते हैं, और उसके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो स्ट्रांग होती जाती है, और इस तरीके से वो फुल गिरफ्त में आ रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के यानी सेंस में सूरत में। तो बेरिलियम के लिए जो है वो थोड़ी सी लिथियम की निस्बत एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो चुकी होगी। अब बोरान के सेंस में देखो बेरिलियम के अंदर जो होता है ना वो होता है 1s2 2s2 यानी इसके केस में और जो है ना वो इसका एटॉमिक नंबर चूँकि लिथियम 3 से बेरिलियम आगे 4 की जानब जा चुका होता है, तो इसकी सूरत में आगे जो बोरान है ना उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर है 5, ठीक है। तो 5 का इसका मतलब है इसके अंदर P सब शेल इन्वॉल्व हो चुका होता है। तो P सब शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाने के लिए जो कि साइज़ 1 यूनिट बढ़ चुका होता है, थोड़ी लीसन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इसके आगे जो है कार्बन का देखें उसके अंदर ना देखो बोरान के सेंस में वैसे तो साइज़ जो है ना ग्रेजुअली हम कह सकते हैं कि डिक्रीज़ हो रहा होता है, लेकिन इस केस में हम इसका एक कंसेप्ट साथ लेते हैं। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है ना, तो ये देखो 1s2 2s2 एंड 2p1। अब यहाँ तक ये स्टेबल सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं, और इसके अंदर देखो एक पार्शियली फिलिंग फिनोमिना इन्वॉल्व हुआ है। इसलिए देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाने के लिए यानी एक हम उस सेंस में कह सकते हैं कि ये शील्ड करेगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 सब शेल इलेक्ट्रॉन इसके लिए शील्ड करेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने के लिए कंपैरेटिवली बेरिलियम की निस्बत एनर्जी लेस रिक्वायर होगी, क्योंकि शील्डिंग वाला फिनोमिना इन्वॉल्व हो चुका होगा, इसलिए इसका थोड़ी सी लाइन नीचे की जाने पर। अब ऐसे आगे अगर देखें तो बोरान से कार्बन अब इफ़ेक्टिवली तौर पे डिक्रीज़ इन साइज़ जो है वो ज़ाहिर होगा। कार्बन के सेंस में इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अब इसके अंदर ना वो टेंडेंसी पाई जाएगी टू कंप्लीट दिस सब शेल, यानी इसको जब यानी हाफ फिल होने का फिनोमिना इसमें इन्वॉल्व होगा। जब इलेक्ट्रॉन हाफ फेल्ड की जानिब यानी उनकी टेंडेंसी होती है तो वो वाली स्टेबिलिटी गेन करने की कंडीशन में होते हैं। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि पार्शली फेल्ड की जानिब गामजन हैं तो और ज़्यादा इसके अंदर स्टेबिलिटी है, तो इसके अंदर इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए इसकी निस्बत इस हायर एनर्जी रिक्वायर होगी मीन इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाने के लिए। और इससे आगे अब अगर चलते जाएंगे तो जो नाइट्रोजन का केस है उसके अंदर फिर 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो चुके होंगे P सब शेल के अंदर। इस तरीके से ऑक्सीजन के केस में फिर एब्रप्ट फिनोमिना शो होगा। उसकी वजह ये है कि देखो ऑक्सीजन के केस में ना जो P सब शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन यानी कह सकते हैं हम, देखो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है ना 8, तो इसके सेंस में 1s2 2s2 2p, देखो हमारे पास 2p x 2p y एंड 2p z, ये है कुछ सिचुएशन। देखो यहाँ पे 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7, अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है देखो यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फेल ना करें और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये फेल कर दें, तो ये वाले जो इनसाइड ये जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को थोड़ा आउटरमोस्ट सब शेल के अंदर आउटरमोस्ट
डिजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को ये वाले इलेक्ट्रॉन, इनर साइड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो थोड़ा क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना और ज़्यादा इजी होगा। यानी यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन, हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स थे, ये जो यानी सब शेल था पी वो स्टेबल था। अब ये चूँकि हाफ फील्ड से एक यूनिट स्टेप फॉरवर्ड हो चुका है, यानी इसके अंदर हाफ फील्ड से आगे वाली सिचुएशन हो चुकी है। तो ये वाली कंडीशन जो है सब शेल की, ये अनस्टेबल होती है। इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने के लिए नाइट्रोजन की सूरत से नाइट्रोजन की निस्बत जो है वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, इसलिए थोड़ा सा नीचे की जाने पर। और फ्लोरीन के केस में तो और ज़्यादा साइज जो है कंट्रैक्टेड हो चुका है और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नियॉन के केस में अगर लें तो नियॉन चोटी पे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से अगर देखें तो ये तकरीबन हीलियम के साथ ही मैच करता है। तमाम जो नोबल गैसेस हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हायर लेवल की शो करेंगे, यानी उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की अमाउंट जो है वो इंक्रीज लेवल तक होगी। वजह ये होती है कि जो नोबल गैसेस हैं या इनर्ट गैसेस हैं उनके अंदर मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन हो चुकी होती है, उनका ऑक्टेट जो है वो तकरीबन यानी आलमोस्ट कंप्लीट होता है। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इससे ये था हमारा आज के लिए। इसी तरीके से बुक के अंदर ना नेक्स्ट एक ग्राफ भी बना हुआ है जो कि पीरियड नंबर 3 के रिलेटेड होगा, जिसके अंदर पोटाशियम और इस तरीके से आगे वाले जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, कैल्शियम वगैरह। तो वो वाला पीरियड वो भी ऐसे ही, अगर इन दो पीरियड्स के अलांग ये जो ग्राफ हैं वो एक्चुअली और अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका ये जो है टॉपिक वेरिएशन अक्रॉस पीरियड वाला ये तकरीबन अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या हो सकता है आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे आगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान।